हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का इस जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में बहुत सारी बातें कर ली हैं, जहां हमने लास्ट क्लास आपके सामने बातें की कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, डीएक्टिवेटर्स क्या होते हैं, और उसी के बाद मैं आज आपसे कुछ रीजनिंग पे बातें करने वाला हूं कि क्या बातें अब आपको और मालूम होनी चाहिए अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट एंड एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर के टर्म्स में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने की आज की बातें। देखिए बेटे, आपके सामने हमने एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर पे बातें की। आपने कहा कि एक्टिवेटर्स वो होते हैं जिन पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करता है और डीएक्टिवेटर्स वो होते हैं जिन पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक नहीं करता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक कंपाउंड बना के दे दूं, कैसा कंपाउंड, चलिए आइए देखते हैं। मैंने आपको ये कंपाउंड बना के दे दिया और हमने कहा कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर सिस्टम पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, तो उसका अटैक कहां पे होना चाहिए। नंबर्स दे दिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपसे पूछ लिया बताओ कहां अटैक करवाएं। तो आपको बेसिकली ये बात तो समझनी पड़ेगी ना कि इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पे अटैक करने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है और वो उस रिंग पे अटैक करेगा जहां उसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा मिल रही होगी। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके पास सिस्टम में लोन पेयर है, लेकिन ये कैसा ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपके पास अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका काम क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसका काम क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो ये रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रखेगी, मतलब आप इस रिंग को एक्टिवेटर बोल सकते हो। तो ये हमारा एक्टिवेटर हो गया और ये हमारा डीएक्टिवेटर हो गया। अगर ये एक्टिवेटर है और ये डीएक्टिवेटर है तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आप जानते हो एक्टिवेटर्स की तरफ। अब एक्टिवेटर्स में 3 पोजीशंस हैं, तो जो ग्रुप आपने लगाया हुआ है उसका प्लस एम इफेक्ट है। जनरली सारे प्लस एम वाले तो एक्टिवेटर ही होते हैं। तो अगर प्लस एम है इसका मतलब आप बोलोगे वो ऑर्थो पैराडाइक्टिंग ग्रुप है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रोफाइल को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो अपने ऑर्थो पे भेजेगा या तो पैरा पे भेजेगा। यहां कहां भेजेगा, आप कहोगे इसके पास पैरा स्पेस भी खाली है और इसका ऑर्थो स्पेस भी खाली है, तो कहीं भी भेज सकता है। तो भेजेगा कहां पे, तो आप बताओगे कि एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस हमेशा पैरा की होती है, क्योंकि सिस्टम स्टेरिक हिंड्रेंस से बचना चाहता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब कि वो इलेक्ट्रोफाइल जब यहां आएगा तो उसे एक बड़े ग्रुप देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो इजीली फर्स्ट पोजीशन पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए एक और एग्जांपल इसी रिस्पेक्ट में लेके देखते हैं। अब आप सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या लगाते अगर क्वेश्चन बनता। तो हमने ये बना दिया, वैसे ही क्वेश्चन आप देख सकते हो। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अब यहां पे क्या होगा, पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके अटैक करेगा, तो आप क्या बताओगे। अब आपको क्लियर है, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए और फिर मेरे आंसर को चेक कीजिए। मैच कर जाता है, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। हाँ जी, आपने अगर आंसर सोचा हुआ है कि आंसर 3rd है तो आपका आंसर सही है। क्यों 3rd, क्योंकि NH एक एक्टिवेटर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसके कारण ये रिंग कैसी हो जाएगी, ये रिंग एक्टिवेट हो जाएगी और CO ग्रुप क्या कर देगा, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। बिकॉज ऑफ वॉट, डीएक्टिवेट और एक्टिवेट रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटेड रिंग पे जाएगा, प्रेफरेंस पैरा होगी, तो आप उसे 3rd पे लगा दोगे। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम है, एक और एग्जाम्पल से बात करके देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है, हमने ये बना दिया और मैंने पूछा कि बताइए किस पोजीशन पर हम अटैक कराएं। सोच सकते हैं अब आप, मुझे लगता है कि आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो। मुझे बताइए क्या रिजल्ट होगा। तो आंसर यहां पे क्या होगा, तो आप कहोगे कि 3rd पोजीशन पे अटैक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। अगेन रीजनिंग, क्या रीजनिंग है,
तो आप बताओगे कि रीजनिंग है कि जो ग्रुप हमारे पास नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है वो प्लस m इफेक्ट शो कर सकता होगा, मतलब रिंग को एक्टिवेट कर देगा। ये रिंग तो एक्टिवेट हो गई, लेकिन जो CO ग्रुप है वो ग्रुप कैसा ग्रुप है, -m ग्रुप है, जिसके कारण ये रिंग कैसी हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट रिंग की तरफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और पहली प्रेफरेंस क्या होगी, पैरा, तो वो थर्ड पोजीशन पे जाके लग जाएगा। एंड दिस इज द एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड कंडीशन की कहाँ पे अटैक होने के चांसेस ज़्यादा और कहाँ पे कम होंगे। चलिए इसी एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर को हम आगे कुछ और प्रॉब्लम से क्लियर करने जा रहे हैं। एक और प्रॉब्लम पे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि मेरे पास टॉलिन है, ओके, और मुझे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। इस पर्टिकुलर सिस्टम पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए वी नीड अ सॉल्वेंट, मुझे एक सॉल्वेंट की नीड है। कौन सा सॉल्वेंट लें, हमने कहा कि चलिए आपको मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं कि कौन सा सॉल्वेंट इस सिस्टम के लिए बेस्ट होगा। तो मैंने ऑप्शन दिया आपको बेंजीन ले सकते हैं, मैंने ऑप्शन दिया कि आप एरोमेटिक ईथर ले सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप साइनोबेंजीन ले सकते हो या बेंजोनाइट्राइल जिसे बोल सकते हैं आप। हमने कहा कि हम 3 डिग्री एमीन ले सकते हैं। उसने कहा बताओ टिक करो कि बेस्ट यहां पे कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो अगर मैं आपको आंसर बताऊं कि इसका आंसर क्या होगा तो आप आंसर पहले सोच तो लो। हाँ जी, जो आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्यों ऑप्शन सी, क्यों? द रीजनिंग इज व्हाट कि इलेक्ट्रोफाइल को वो रिंग खोजनी है जहां पर उसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा मिल रहा हो, और ऐसे केस में हमारे पास जो रिंग है उस पर CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को बढ़ा रहा है। CH3 आप जानते हो, अभी हम आगे बात भी करेंगे, ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है और इस हाइपर कॉन्जुगेशन से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को। जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट का प्लस m इफेक्ट होता है, वैसे ही इसके कारण भी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेजना चाहता है। अब उसके साथ आपने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, मान लो हमने उसके साथ लिया हुआ है 3 डिग्री एमीन, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा या यहां जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ी मालूम है किस पे अटैक करना है, वो तो बन गया। अब उसे क्या खोजना है, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड रिंग जहां पे वो इलेक्ट्रॉन से अटैक कर सके इलेक्ट्रोफाइल अपने सिस्टम से। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करने जाएगा, तो आप कहोगे कि इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, इस पर कहां जाएगा, तो आप कहोगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो ये रिंग सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है, यानी आप इस अगर ऑप्शन को लेके गए तो सारा इलेक्ट्रोफाइल तो यहीं पहुंच जाएगा। मुझे टॉलिन पे रिएक्शन करवाने की बात की जा रही है। चलिए, तो क्या हम लोग एनिसॉल ले सकते हैं या हम लोग एरोमेटिक ईथर ले सकते हैं, तो ये भी एक एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये भी रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, और अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा तो सारा रिएक्शन इसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बेंजीन टॉलिन में किस में होगा, आप कहोगे टॉलिन में। मैंने कहा बताइए साइनोबेंजीन और टॉलिन में किस पे होगा, आपने कहा टॉलिन पे, मतलब बेंजीन और साइनोबेंजीन पे चांस ऑफ रिएक्शन कंपेयर टू टॉलिन कम होंगे, बट वी नीड अ बेस्ट सॉल्वेंट। तो जो बेस्ट सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा, दिस वन, ये एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है इसका मतलब ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने के चांसेस लगभग फिनिश हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी मूव विद द ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेटे, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर अब आपको समझ में आना चाहिए, उसी से कुछ लिंक बातें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ट्राई सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ट्राई सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आपने बेंजीन ले लिया, मान लीजिए अगर आपने बेंजीन लिया और बेंजीन के ऊपर हमने लिख दिया मान लीजिए Cl2 FeCl3, तो बेंजीन पे क्या जाके लग गया, आपने कहा कि जाके Cl लग गया। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब अगर मैं आपसे बात करूं
कि इसके ऊपर हमने फर्दर रिएक्शन करवाना था, मैंने लिख दिया इस पर कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4, तो क्या होगा? तब आप बताओगे कि NO2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। कहां जाके जुड़ेगा? आपको मालूम है बेटे कि Cl डिसाइड करेगा, जो पहले से लग जाता है वो डिसाइड करता है, और जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है ना उसका प्लस M इफेक्ट है, मतलब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर मैं आपसे बात करूं तो कहां जाके लगाएगा, तो आप कहोगे कि NO2 को लगा देगा किस पोजीशन पे, उसके पैरा पे प्रेफरेंस ज्यादा होगी। अब मैं कर रहा हूं कि मैंने इस पे लिख दिया फिर से, मान लीजिए Cl2 FeCl3, तो अब कहां जाएगा? दिस इज कॉल्ड ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन है। तो मुझे ये समझना है कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाया जाता है और कहां करवाया जाता है। तो चलिए हम बातें करने वाले हैं आपसे अबाउट ट्राई सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन के क्या रूल्स हैं। देखिए बेटे, ट्राई सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते समय 3 कंडीशंस पे बातें होती हैं। कंडीशन 1, जब हमारे दोनों ग्रुप एक्टिवेटर्स हों, व्हेन बोथ ग्रुप्स आर एक्टिवेटर। अगर दोनों ग्रुप एक्टिवेटर होंगे तो आप कंडीशन 1 बताओगे। कंडीशन 2 क्या होगी? वन ग्रुप इज एक्टिवेटर and other is deactivator. सेकेंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होगी? when both groups are deactivator। तो मेरे पास 3 कंडीशन है, एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर एंड द थर्ड कंडीशन दिस वन। देखिए बेटे, अगर दोनों ग्रुप्स एक्टिवेटर्स होंगे तब आप अपने आंसर को कैसे सॉल्व करोगे। मैं अब आपके सामने ये बेसिक फॉर्म रख रहा हूं और 3 एग्जाम्पल्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। एक बहुत बेसिक सी बात है कि कैसे समझें इन्हें। समझने का सिंपल सा मतलब है, आपको पैसों की नीड है, आप इलेक्ट्रोफाइल हो, और हमारे पास घर में 2 ऐसे लोग हैं जो आपको पैसे दे सकते हैं। तो अब आप किसकी बात मानोगे? तो बेसिक फॉर्म है कि दोनों पैसे दे सकते हैं तो दोनों की बात मान सकते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो बहुत आराम से पैसे दे देता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, और एक देता तो है लेकिन आराम से नहीं देता, यानी कि वो वीक एक्टिवेटर है। तो ऐसे केस में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल किसकी सुनता है? इलेक्ट्रोफाइल सुनता है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की। जैसे कि CH3 और OCH3 के इस ग्रुप में मैंने कहा CH3 भी एक्टिवेटर है, OCH3 भी एक्टिवेटर है, स्ट्रॉन्ग कौन है? आपने कहा OCH3 तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। और अगर OCH3 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है तो उसकी सुनेंगे, और वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मेरे पैरा पे जाओ। लेकिन अगर पैरा ब्लॉक है तो वो अपने ऑर्थो पे भेज देगा, मतलब यहां पे आप सेकंड पोजीशन पे लगा दोगे। यहां पे क्या होगा? ये कहां भेजेगा? मेरे पैरा पे जाओ। इसका पैरा क्या है? खाली है क्या? खाली है, तो आप कहोगे फर्स्ट वाला। चलिए मान लीजिए कि फर्स्ट हो गया, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? तो आपने कहा फर्स्ट के बाद ये अपने ऑर्थो पे भेज सकता है, तो ऑर्थो में थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट के बाद थर्ड और फिर फोर्थ, ये ऑर्डर होगा, इनका बनने का चांसेस होंगे। फिर बात होती है फोर्थ लीस्ट क्यों बोल दिया गया? फोर्थ इसलिए लीस्ट बोल दिया गया क्योंकि यहां आप देख सकते हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट आप स्टेरिक फैक्टर के साथ फोर्थ को लीस्ट कर देते हो। अब मैं अगर पूछूं बताओ यहां पे क्या होगा, तो अगेन किसकी सुनोगे? OCH3 की। कहां भेजेगा? अपने पैरा पे। मतलब आप बनाओगे कि सेकंड वाला इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्लियर है बातें? तो हमारे सामने व्हेन बोथ ग्रुप्स आर व्हाट एक्टिवेटर, तो क्या कंडीशन होगी वो आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए। तो ओवरऑल एक पॉइंट समझना है, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग आप चलोगे। तो ये पहली कंडीशन हो गई जो मैंने क्लियर कर ली है। आइए बात कर रहे हैं अबाउट सेकंड कंडीशन के ऊपर। देखिए बेटा, आपके सामने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया, इसमें एक जो सेकंड कंडीशन है, एक ग्रुप एक्टिवेटर है और दूसरा डीएक्टिवेटर।
एक पैसे देता है, दूसरा खींचता है, तो किसकी सुनोगे? बहुत सिंपल सी बात है, वो तो आप उसके पास तो कभी नहीं जाओगे ना, जो पैसे आप जिससे मांगने जाओ और वही आपसे पैसे छीन ले। आप किसकी सुनोगे? आप हमेशा एक्टिवेटर की सुनोगे। एक्टिवेटर कहाँ भेजेगा? अपने पैरा पे। यहाँ पे OCH3 कैसा ग्रुप लगा हुआ है? एक्टिवेटर। और COH ग्रुप कैसा है? डीएक्टिवेटर। तो किसकी सुनोगे? एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर क्या बोलेगा? मेरे पैरा पे जाओ, पैरा खाली नहीं है, तो वो कहाँ भेज देगा? आप कहोगे फर्स्ट पे भेज देगा। यहाँ पे मैं नंबर दे दूं 1 2 3 4, तो कहाँ भेजोगे? तो OCH3 हमारा कैसा है? एक्टिवेटर। पहली प्रेफरेंस क्या होगी कि वो उसे थर्ड पोजीशन पे भेजेगा पैरा पर। यहाँ पे क्या होगा? तो उसकी आप कह सकते हो बेटे थर्ड पोजीशन खाली है, तो वो थर्ड पे ही भेज देगा। तो ये क्या है हमारे सामने कंडीशन, जब एक एक्टिवेटर और दूसरा क्या हो? डीएक्टिवेटर हो। कंडीशन 3 में यहाँ पे डिस्कस कर लूँ तो क्या होगा? बोथ ग्रुप्स आर व्हाट? डीएक्टिवेटर। तब क्या होगा? ये जरा सा कंफ्यूजिंग होता है। यहां किसकी सुनी आपने? एक्टिवेटर की सुनी। अब अगर एक ग्रुप एक्टिवेटर है, एक डीएक्टिवेटर है, तो बातें तो समझ आती हैं, लेकिन अगर दोनों ही डीएक्टिवेटर आ जाए, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लगा दिया COH और मैंने यहां लगा दिया NO2। वैसे एक एग्जांपल और बना ले। हमने कहा यहां लगा दिया COH, यहां लगा दिया NO2, और मैंने कहा कि इस पे अब मुझे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, कहाँ जोड़ूंगा? अब ये आप सोच के बताओ, तो आंसर समझ आ जाता है। देखिए बेटे, पहले वाले सिस्टम में COH ग्रुप और NO2 ग्रुप लगा हुआ है। COH ग्रुप कैसा ग्रुप है? आपने कहा COH ग्रुप हमारा -M वाला ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा ऑर्थो पैरा पे। आपने कहा NO2 भी क्या लगाता है? -M, ये भी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। अब समझ के देखो, NO2 ग्रुप स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, मतलब ऑर्थो पे बड़ा पॉजिटिव, और पैरा पे तो COH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो तो हमें देखने की नीड नहीं बनती। और अगर मैं अब आपसे बात करूं COH डीएक्टिवेटर, ये भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कंपेयर टू NO2 कम, तो इसके कारण ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम। तो एक बार क्या हुआ, एक बार आपने कहा पॉजिटिव चार्ज यहां आया, एक बार यहां आया, इलेक्ट्रोफाइल को कहीं तो जाना है, लेकिन चांस बहुत कम है रिएक्शन के। लेकिन जाएगा कहां पे? आप कहोगे वहां जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो। तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कहां है? 1 पे, यानी NO2 के कहां भेज दिया मैंने? याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत करिएगा कि वीक के ऑर्थो पैरा पे भेजना है, NO2 के मेटा पे भेजना है। क्यों? क्योंकि NO2 जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम करेगा वहां तो कभी नहीं भेजना आपको। इसका मतलब जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर को देखिएगा और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के मेटा पोजीशन पे भेज दीजिएगा। दैट इज ऑल। कौन में स्ट्रॉन्ग है? NO2। कहां भेजोगे? मेटा पे। मेटा कौन है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ये मेटा है, तो सेकंड पोजीशन पे भेज दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन और ट्राई सब्स्टिट्यूशन के बारे में बातें। इन द फॉलोइंग विच वन फॉर्म ओनली सिंगल टाइप ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट? मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन सकता हो। जैसे अगर आप OCH3 की बात सुनोगे तो OCH3 और NO2 में किसकी सुनोगे? OCH3 की। कहाँ भेजेगा? अपने पैरा पे। ऐसा नहीं कि ऑर्थो पे नहीं भेजेगा, लेकिन पैरा पे भेज सकता है, ऑर्थो पे भेज सकता है। मतलब यहाँ पे देयर इज अ चांस ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे OCH3 का पैरा ब्लॉक है, यानी वो अपने ऑर्थो पे भेज सकता है। यहाँ पर उसका पैरा ब्लॉक नहीं है, तो वो भेज सकता है। दिख तो रहा है सब में 2-2, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेटे दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस है ना। अगर आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, इसका मतलब देयर इज ओनली सिंगल चांस कि हम आंसर बी के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर बैठता है बेटे, दैट इज अ बी ऑप्शन। 2 रीजनिंग्स जो टॉपिक पे बातें हो चुकी हैं उसी पे आ रहा हूं मैं करने। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात ट्रू है या फॉल्स? वैसे ही दूसरा स्टेटमेंट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ट्रू है या फॉल्स है? अपने आंसर सोचिए और बताइए क्या है आंसर आपका। देखिए बेटे, पॉलीसब्स्टिट्यूशन और मोनोसब्स्टिट्यूशन का मतलब समझिएगा। पॉलीसब्स्टिट्यूशन मतलब एक ही रिंग पे बार बार रिएक्शन हो जाना, और मोनोसब्स्टिट्यूशन मतलब एक बार हो जाने के बाद दूसरी बार ना होना। तो आप इसे समझ सकते हो ना
कि मान लीजिए अगर मैं बेंजीन के ऊपर क्या करवाता हूँ, मैं बेंजीन पे करवाता हूँ CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन, तो आप क्या बताओगे बन क्या जाएगा? आप कहोगे ये दोनों मिलके बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा? CH3 पॉजिटिव। और ये CH3 पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? बेंजीन पर। किस पोजीशन पे? आप कहोगे मोनो सब्स्टिट्यूशन है, कहीं भी लगा दो। अब आप जब टॉलिन बनना शुरू हो गया तब भी तो रिएक्शन चल रहा होगा, मतलब हमारे अब सिस्टम में बेंजीन के साथ साथ टॉलिन भी मौजूद है। और क्या बन के आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव तो बनता जा रहा है। अब CH3 पॉजिटिव के पास एक नहीं दो ऑप्शंस हैं, दो एरोमेटिक रिंग्स उसको दिख रही हैं। तो किस एरोमेटिक रिंग की तरफ जाए? बेंजीन की तरफ जाए या टॉलिन की तरफ जाए? अब वो CH3 डिसाइड करेगा। आप भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको मालूम हो तो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है, मतलब वो रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ा देता है, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह बढ़ता है ऑर्थो पैरा पे। तो ये एक्टिवेटेड रिंग हो गई और ये एक्टिवेटेड नहीं है, ये नॉर्मल रिंग है। तो होगा क्या? तो आप बताओगे कि जो CH3 हमारे पास है ना, ये CH3 कहाँ चला जाएगा? इस एक्टिवेटेड सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो यहां जाके लग गया। जैसे ये लगा, अब क्या हो गया? अब हमारे पास सिस्टम में मैंने इसके पैरा पे भेज दिया है, 3 रिंग्स रह गई। अब जो CH3 है उसके पास 3 पॉसिबिलिटी है कि वो कहां जाए। आप कहोगे वो इस पॉसिबिलिटी को चुनेगा क्योंकि 2 एक्टिवेटेड रिंग्स पहले से ही, 2 एक्टिवेटेड ग्रुप्स पहले से लगे हैं, तो यहां पे तीसरा ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया। चौथा वाला कहां जाएगा? जहां 3 CH3 लगे होंगे वो रिंग तो और भी एक्टिवेट होगी ना, तो चांस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। आप CH3 तक नहीं पहुंच पाए। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि बेंजीन से मिथाइल बेंजीन बनाना है तो दिस इज नॉट अ बेस्ट वे टू प्रिपेयर दिस। तो ये कह सकते हो ना कि दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। आप इसे भी समझ लें कि फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है। तो आपने कहा बेंजीन ले लेते हैं और बेंजीन पर हमने CH3COCl का रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपने कहा कि बेंजीन पर COCH3 जाके लग जाएगा, एनिसॉल बन जाएगा। रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे ये ग्रुप लग गया, अब CH3CO पॉजिटिव को क्या दिख रहा है? बेंजीन रिंग भी दिख रही है और ये भी दिख रहा है। तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? तो आप कहोगे अट्रैक्ट तो वहां होगा जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही होगी। ये वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? -m इफेक्ट शो करता है। -m का मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं, कम कर रहा है। तो नॉर्मल बात है कि इलेक्ट्रोफाइल इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा ही नहीं, वो इधर ही जाता रहेगा। मतलब बार बार मोनो सब्स्टिट्यूशन मोनो सब्स्टिट्यूशन मोनो सब्स्टिट्यूशन जैसा ही प्रोडक्ट फॉर्म होता रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ व्हाट? ट्रू स्टेटमेंट। इसी रीजनिंग पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। नॉर्मली क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हम क्लियर नहीं कर पाते। ये बहुत बिगनर्स के लिए क्वेश्चन नहीं है अगर उन्हें रिएक्शंस याद ही नहीं है। अगर उन्हें जरा से रिएक्शन मालूम है तो बातें समझ आ जाती हैं। हमसे कहता है कि मुझे इथाइल बेंजीन बना के दीजिए और वो आपको ऑप्शन देता है कि CH3 CH2Cl और एनहाइड्रस AlCl3 को ले लीजिए, या वो एक ऑप्शन देता है आपको CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 को लीजिए। ये हमारा पार्ट 1 होगा और उसके बाद जिंक HgHCl डाल दीजिए, ये पार्ट 2 होगा। तो हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं, इस मेथड को प्रेफर नहीं कर रहे। सोच के देखो, अगर आपने इसमें CH3 CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3 ऐड किया तो होगा क्या? इस पर CH2 CH3 लग जाएगा। कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटर। तो अब क्या करेगा? ये रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इसी में चला जाएगा। मतलब आप इस रिएक्शन को मोनो सब्स्टिट्यूशन पे तो नहीं रोक पाओगे ना, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो चांस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ एथाइल बेंजीन बहुत ही पुअर यील्ड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या होगा? आपने कहा अगर मैं CH3COCl को मिलाऊं तब क्या होगा? आप कहोगे इससे बेंजीन पे क्या लग जाएगा? COCH3 लग जाएगा। क्या इस पर डाई सब्स्टिट्यूशन ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा? आप कहोगे नहीं होगा, ये यहीं रुक जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा। ये मेजर नहीं बन रहा होगा क्योंकि इस पे आगे रिएक्शंस हो रहे होंगे। और जब ये मेजर प्रोडक्ट होगा तो उसके बाद एक रिएक्शन लिखा है उन्होंने जिंक HgHCl।
जिन बच्चों को रिएक्शन का नाम मालूम है वो कमेंट सेक्शन में इस रिएक्शन का नाम लिख के देंगे मुझे। जिंक HgHcl करता क्या है बेटे, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है, देन वी गेट एल्केन्स, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा आपको। तो ये बातें थी हमारे पास बेटे अबाउट पॉली सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स डीएक्टिवेटर्स के क्या एप्लीकेशंस चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको रेजोनेंस इफेक्ट जितनी बातें बता दी उन सभी के एप्लीकेशंस बताने वाला हूं, यानी फिनॉल का एसिटिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिटिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, कार्बोकेटायंस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में, वहीं पे ऑर्थो इफेक्ट भी हम जोड़ेंगे आपके सामने। तो काफ़ी कुछ बातें हम आपसे करने वाले हैं नेक्स्ट रन में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वो सारी इंपॉर्टेंट बातें चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिए कि आप तक जल्दी से जल्दी हम मैसेज पहुंचा सकें। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू।